हेलो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 57, तिथि 24/11/2020, विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास के पाठ भारत में राष्ट्रवाद की पुनरावृत्ति पर आधारित है। आपसे पहले जो हमने वर्कशीट पढ़ी थी भारत में राष्ट्रवाद, उसकी पुनरावृत्ति पर ये वर्कशीट दी गई है और इस वर्कशीट को हम ध्यान से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस वर्कशीट में आए प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे और प्रत्येक प्रश्न को मैं विस्तार से समझाऊंगा पहले, और उसके बाद उसके उत्तरों को लिखने का तरीका बताऊंगा। जो पहला प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था? हम इसके बारे में 4 ऑप्शन हैं: चंपारण, खेड़ा, दिल्ली और कोलकाता। इसका जो आंसर है, इसका जो उत्तर है वो है चंपारण। और अब चंपारण के बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ कि महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया था और किन परिस्थितियों में यह आंदोलन चलाया गया था और इस आंदोलन को चलाने का क्या कारण था। चंपारण आंदोलन एवं गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह। चंपारण की तिनकठिया पद्धति क्या थी? अंग्रेज बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक करार कर रखा था, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त थी कि किसान अपने कृषि क्षेत्र पर, जहाँ जिस क्षेत्र में कृषि करते हैं, उस पर 3/20वें भाग पर वो नील की खेती करेंगे और इस पद्धति को तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। 19वीं सदी के अंतिम दिनों में किसानों रासायनिक रंगों की खोज और उनके बढ़ते प्रचलन के कारण नील की मांग कम होने लगी और उसके बाजार में भी गिरावट आने लगी। इसके कारण नील बागान मालिकों के क्षेत्र में भी अपने नील कारखानों को बंद करने लगे। किसानों को भी नील का उत्पादन घाटे का सौदा होने लगा। वे भी नील बागान मालिकों से किए गए करार को ख़त्म करना चाहते थे। यूरोप में औद्योगिक क्रांति होने पर, इंग्लैंड में, क्योंकि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने पर वहाँ पे रासायनिक रंगों की खोज हुई और जिसके कारण उसका प्रचलन बढ़ने लगा और भारत से धीरे धीरे नील की मांग कम होने लगी और जिसके कारण बागान मालिकों ने नील कारखानों को बंद करने लगे। किसानों को भी नील के उत्पादन में घाटा होने लगा। वे भी नील मालिकों से अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन किसानों से हुए कॉन्ट्रैक्ट के कारण बागान मालिक थे, वो किसानों से भारी लगान की मांग करने लगे। इससे परेशान होकर किसान जो है आंदोलन विद्रोह पर उतर आए और इस विद्रोह का नेतृत्व वहाँ के राजकुमार शुक्ल ने संभाला था। बाद में 1916 में राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ जाकर महात्मा गांधी से मुलाकात की और उन्हें चंपारण आने के लिए कहा ताकि वो उनकी मदद कर सकें और गांधी जी ने उनका ये अनुरोध जो था वो स्वीकार कर लिया था। गांधी जी जब चंपारण पहुंचे तो वहाँ के अंग्रेज प्रशासन ने उन्हें जिला छोड़ने की धमकी दी, आदेश दिया। इस पर गांधी जी ने उन्हें सत्याग्रह करने की धमकी दे डाली और चंपारण में सत्याग्रह भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह के प्रयोग की पहली घटना थी। अब हम बच्चों प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 निम्न में से कौन सा कथन अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में सत्य है? ए, उन्होंने आंध्र की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों का नेतृत्व किया। बी, उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। सी, वे स्वराज प्राप्ति के लिए गोरिल्ला युद्ध चलाते रहे।
डी सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है सभी कथन सत्य हैं। उन्होंने वो सारे काम किए थे जो आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं। अब हम अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और इस असहयोग आंदोलन को वहाँ के आदिवासी किसानों ने स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र की गुणेम पहाड़ियों में, इसमें आया हुआ है देखो, आंध्र की गुणेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के आंदोलन को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी और अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे, न ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्से में थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के बेकार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। यह एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वे सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वे असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। ये जो मैं बच्चों आपको मार्क कर रहा हूँ, खादी पहनने, शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया, उससे पहले उग्र गोरिल्ला के बारे में भी आया था। और ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे ए बी सी में दिए हुए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे तीनों के तीन ऑप्शन ठीक थे, यानी कि उत्तर डी था। शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गुणेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गोरिल्ला युद्ध चलाते रहे। राजू को 1924 में फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा रिक्त स्थान से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष खालिस्तान थे। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 1885 के अंदर हुई थी और इसकी जो बैठक थी इस सभा की वो बम्बई में हुई थी और इस सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो वोमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये प्रश्न जो 3 था उसका उत्तर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक यानी कि महासचिव A.O. हुयूम थे। उन्होंने कलकत्ते के वोमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। प्रश्न यही था कि कांग्रेस की जो प्रथम सभा हुई थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका उत्तर है वोमेश चंद्र बनर्जी। उत्तर तीसरा है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे।
प्रश्न 4, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। इसमें हमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि 13 अप्रैल 1920 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बल्कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था, लेकिन सन 1920 नहीं, सन 1919 था। उत्तर 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था। उस दिन बैसाखी का दिन था। बच्चों, ये जो आपको पुनरावृत्ति के क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं हर क्वेश्चन को विस्तार से समझाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ ताकि कोरोना काल के अंदर आप लोगों की स्कूलिंग जो पढ़ाई हो रही है वो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, और इसमें कई बार बहुत सारे बच्चे क्लास मिस कर देते हैं। लेकिन हमारे सभी अध्यापकों की यह कोशिश होती है कि आपको हर समय एक नई जानकारी और कुछ नया देते रहें, और हम कोशिश करते रहते हैं कि आपको बार बार रिवीजन कराते रहें। इसलिए हर क्वेश्चन को मैं विस्तार से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आया, वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, लेकिन ये क्यों हुआ, क्या कारण थे इसके पीछे, इसको हम एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। रोलट एक्ट। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा रिक्त स्थान से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष खालिस्तान थे। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 1885 के अंदर हुई थी, और इसकी जो बैठक थी इस सभा की वो बम्बई में हुई थी, और इस सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये प्रश्न जो 3 था उसका उत्तर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक यानी कि महासचिव A.O. ह्यूम थे। उन्होंने कलकत्ते के उमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। प्रश्न यही था कि कांग्रेस की जो प्रथम सभा हुई थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर है उमेश चंद्र बनर्जी। उत्तर तीसरा है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न 4, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। इसमें हमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि 13 अप्रैल 1920 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बल्कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था, लेकिन सन 1920 नहीं, सन 1919 था। उत्तर 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था। उस दिन बैसाखी का दिन था। बच्चों, ये जो आपको पुनरावृत्ति के क्वेश्चन दिए गए हैं,
मैं हर क्वेश्चन को विस्तार से समझाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ ताकि कोरोना काल के अंदर आप लोगों की स्कूलिंग जो पढ़ाई हो रही है वो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, और इसमें कई बार बहुत सारे बच्चे क्लास मिस कर देते हैं। लेकिन हम सभी अध्यापक का यह हमारे सभी अध्यापकों की यह कोशिश होती है कि आपको हर समय एक नई जानकारी और कुछ नया देते रहें, और हम कोशिश करते रहते हैं कि आपको बार बार रिवीजन कराते रहें। इसलिए हर क्वेश्चन को मैं विस्तार से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आया, वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लेकिन ये क्यों हुआ, क्या कारण थे इसके पीछे, इसको हम एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। रोलट एक्ट। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा रिक्त स्थान से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष खालिस्तान थे। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 1885 के अंदर हुई थी, और इसकी जो बैठक थी इस सभा की वो बम्बई में हुई थी, और इस सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये प्रश्न जो 3 था उसका उत्तर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक यानी कि महासचिव A.O. ह्यूम थे। उन्होंने कलकत्ते के उमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। प्रश्न यही था कि कांग्रेस की जो प्रथम सभा हुई थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर है उमेश चंद्र बनर्जी। उत्तर तीसरा है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न 4 रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। इसमें हमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि 13 अप्रैल 1920 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बल्कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था, लेकिन सन 1920 नहीं, सन 1919 था। उत्तर 4 जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था। उस दिन बैसाखी का दिन था। बच्चों, ये जो आपको पुनरावृत्ति के क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं हर क्वेश्चन को विस्तार से समझाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ ताकि कोरोना काल के अंदर आप लोगों की स्कूलिंग जो पढ़ाई हो रही है वो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, और इसमें कई बार बहुत सारे बच्चे क्लास मिस कर देते हैं। लेकिन हम सभी अध्यापक का यह हमारे सभी अध्यापकों की यह कोशिश होती है कि आपको हर समय एक नई जानकारी और कुछ नया देते रहें, और हम कोशिश करते रहते हैं कि आपको बार बार रिवीजन कराते रहें। इसलिए हर क्वेश्चन को मैं विस्तार से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आया, वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लेकिन ये क्यों हुआ, क्या कारण थे इसके पीछे, इसको हम एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। रोलट एक्ट। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया।
भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का भी अधिकार था। इस कानून के विरोध में जुलूस निकले, रैलियां निकली और हड़तालें हुई, दुकानें बंद हो गईं और सभी ने इस कानून का विरोध किया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। इस कारण पूरे शहर के अंदर मार्शल लॉ लागू लगा दिया था और जिसकी जो कमान जो थी जनरल डायर ने संभाल ली थी। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले में शामिल होने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए इस दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि यह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी थी जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रश्न नंबर 5 बहुत ही सरल है और आप इसमें देख रहे हैं इनमें 3 महापुरुष हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता, प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रथम, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इन तीनों विभूतियों ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक जन उग्र आंदोलन का नेतृत्व किया था और सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न 6, नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। बिल्कुल सही है कि महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। कारण 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। बिल्कुल सही है दोनों ही, क्योंकि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसमें इरविन जो भारत के वायसराय थे, उन्होंने महात्मा गांधी से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आग्रह किया था और यही एक समझौता और इसमें गांधी जी ने भी अपनी बहुत सारी मांगे रखी थी जो मान ली गई थी और इस समझौते के कारण महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यानी कि कारण का संकल्पना के लिए बिल्कुल सही जवाब है, तो इसका उत्तर ए है कि संकल्पना व कारण दोनों सही हैं। वह कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। अब आता है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना अंबेडकर ने की थी। बच्चों इसमें आपको बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, तो इस पे हम राइट का निशान लगा सकते हैं। ये कथन सत्य है। बच्चों जो प्रश्न आपको छठा जो कथन और संकल्पना वाला था उसके अंदर गांधी जी इरविन समझौते वाला था,
वो यहाँ पर इसका व्याख्या है उसकी। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। इसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। प्रश्न 7 के उत्तर की व्याख्या इस प्रकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया और दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। हमें 7वें क्वेश्चन में सत्यासत्य बताना था कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। ये सत्य था या असत्य है? तो ये सत्य था कि 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। अब प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? उत्तर 8, सत्याग्रह का अर्थ। सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, सत्य को पकड़े रहना और इसके साथ अहिंसा को मानना, अन्याय का सर्वथा विरोध करना और अन्याय के प्रति वैरभाव न रखना सत्याग्रह का मूल लक्षण है। हमें सत्य का पालन करते हुए निर्भयतापूर्वक मृत्यु का वर्ण करना चाहिए और मरते मरते भी जिसके विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे हैं उसके प्रति वैरभाव या क्रोध नहीं करना चाहिए। सत्याग्रह में अपने विरोधी के प्रति हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं। वे अहिंसावादी थे। धैर्य व सहानुभूति से विरोधी को उसकी गलती से मुक्त कराना चाहिए, क्योंकि जो एक को सत्य प्रतीत होता है वही दूसरे को गलत दिखाई दे सकता है। धैर्य का तात्पर्य कष्ट सहन से है, इसलिए इस सिद्धांत का अर्थ हो गया विरोधी को कष्ट अथवा पीड़ा देकर नहीं, बल्कि स्वयं कष्ट उठाकर सत्य का रक्षण करना। प्रश्न नंबर 9, स्वदेशी शब्द से आप क्या समझते हैं? बच्चों, स्वदेशी शब्द का अर्थ है स्वयं अपने देश में निर्मित वस्तुओं से है, यानी कि जिन वस्तुओं का उत्पादन अपने देश के अंदर होता है ऐसी वस्तुओं को हम स्वदेशी कहते हैं। और स्वदेशी शब्द का प्रयोग स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे अधिक हुआ है और बहुत सारे आंदोलनों में इसका प्रयोग भी हुआ है और विदेशी कपड़ों की होलियां भी जलाई गई हैं और विदेशी वस्तुओं की दुकानों को भी बंद किया गया है ताकि स्वदेशी अपनाएं। और स्वदेशी की जो परिभाषा है, स्वदेशी शब्द को जो उद्घोषक रहे हैं वो हैं अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, वीर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्घोषक रहे हैं। आगे चलकर यही स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का भी केंद्र बिंदु बन गया। इन्होंने इसे स्वराज की आत्मा कहा और असहयोग आंदोलन के अंदर स्वदेशी आंदोलन भी चला साथ साथ। और आप सभी बच्चों को स्वदेशी का अर्थ समझ में आ गया होगा। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का अथवा अपने देश में निर्मित वस्तुएं, इन्हें हम स्वदेशी निर्मित वस्तुएं कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था? उत्तर 10, लाइसेंसिंग अधिनियम 1817। सन 1817 के विद्रोह से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1 वर्ष की अवधि के लिए बिना लाइसेंस मुद्रणालय यानी कि प्रिंटिंग प्रेस रखने और प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था ताकि वो 1857 के विद्रोह को कुचल सके। क्योंकि अखबार के माध्यम से क्रांतिकारियों की खबरें पूरे देश के अंदर फैल रही थीं और जिसके कारण 1857 का विद्रोह अपने चरम बिंदु पर पहुंच रहा था। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने बिना लाइसेंस प्रिंटिंग प्रेस रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था 1 वर्ष की अवधि के लिए ताकि वो इस विद्रोह से निपट सके। बच्चों,
वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि हम लोगों को अपना स्वास्थ्य रखना है, अपने परिवार का स्वास्थ्य देखना है, अपनी सुरक्षा रखनी है, अपने परिवार की सुरक्षा रखनी है। कोरोना काल के अंदर बहुत ये गंभीर बीमारी है और हमें बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करना चाहिए और हमें साबुन से हाथ धोने की आदत अपनानी चाहिए ताकि हम बार बार साबुन से हाथ धो सकें। साबुन से हाथ धोना है, कोरोना को हराना है और जितनी भी प्रिकॉशंस हो सकें, जितनी भी सेफ्टी आप लोग कर सकते हो, जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी जा रही हैं, उनका हमें पालन करना है ताकि हम इस कोरोना को हरा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।